हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिरुद्ध कुमार शुक्ला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ स्टडी। गाइस, एक्चुअली जैसे कि आप जानते हो कि मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार शुक्ला है और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाता रहा, लेकिन अब तक हमने जो भी आपको पढ़ाया हमने नोट्स पे अच्छे से आपको समझा के पढ़ाया। लेकिन अब मैंने व्यवस्था किया है कि नोट्स पे बच्चों को समझ में कम आता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको बढ़िया ग्रीन बोर्ड या वाइट बोर्ड पे अच्छे से पढ़ाऊँगा। और इसीलिए मैंने आज डिसाइड कर लिया है कि मैं 9th 10th 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बच्चों में केमिस्ट्री का वीडियो बनाता हूँ, साथ साथ में कुछ अच्छे केमिस्ट्री से रिलेटेड जीके का भी वीडियो बनाऊँगा, या हमें और भी किसी सब्जेक्ट में अगर अच्छा लगता है तो हमें जो भी अच्छा लगेगा स्टडी से रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे। तो इस चैनल में सबसे पहले मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन आप लोग, जैसे कि बच्चों ने काफ़ी बच्चों ने रिकमेंड किया सर ऑनलाइन पढ़ाओ, तो ऑनलाइन में सारे बच्चे अटैच नहीं हो पाते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से आपको समझा के फिर आपको इसी वीडियो को मैं शेयर कर दिया करूँगा। लेकिन और भी जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो लोग भी वीडियो को मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा और सारे बच्चे देख सकते हैं, चाहे जब उनकी इच्छा होगी तब वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो इसीलिए मैं आज स्टार्ट किया हूँ। और जैसे कि आप जानते हो कि आपका प्यारा सा चैनल IQ स्टडी, ठीक है, आप YouTube पे जाएंगे IQ स्टडी बाई अनिरुद्ध शुक्ला, आप इतना टाइप करेंगे IQ स्टडी बाई अनिरुद्ध शुक्ला। ओके, इतना आप टाइप करेंगे बच्चों तो आपको सारी वीडियोस हमारी आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलती रहेंगी। और हमारी सारी वीडियोस, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस IIT एंड नीट वाले बच्चों के लिए बना दिया है और हो सकता है मैं उसको बोर्ड पे भी पढ़ाऊंगा, अभी तो मैंने उसको नोट्स पे अच्छे से डिफाइन किया है। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। और मैं आपको सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अभी बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं, ऐसे हमारे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो भी चैनल उनको मालूम ही नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा कॉपी पे कम पढ़ना पसंद करते हैं, वो बोर्ड पे ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। इसलिए मैंने बच्चों आपके ही लिए मैंने बोर्ड पे वीडियो बनाना शुरू किया, जिससे कि इस पर आपको बहुत अच्छे तरीके से आप संतुष्ट हो सके। ठीक है, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया। और किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा नंबर है 9076582526। आप नंबर पे कॉल करके भी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आप पुट अप कर सकते हो। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब हम लोग आज जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। ये है इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 12th, ये है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th का टॉपिक ही है। 12th का मैं पहले ऐसे चैप्टर को पढ़ाऊंगा आपको जिनमें से बोर्ड में ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सिंपल चैप्टर आपको पहले पढ़ा दिया, बायोमॉलिक्यूल। तो बच्चों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि बायोमॉलिक्यूल तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, लेकिन नोट्स पे मैंने नोट्स पे आपको पढ़ाया उस पर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको नहीं बता सका। इसलिए मैं बायोमॉलिक्यूल में जितने भी स्ट्रक्चर हैं इंपॉर्टेंट, उन सारे स्ट्रक्चर को आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं, आप लोग जानिए आज हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे से आप लोग देखते रहिएगा बच्चों। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे यही देखिएगा। हम लोग बच्चों आज पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। चैप्टर का नाम क्या है पहले जानिए। चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर से, ठीक है, मिनिमम 5 मार्क्स से क्वेश्चन कभी भी कम नहीं आता है। तो आप प्रयास करिए कि इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ें, जिससे 5 मार्क्स बोर्ड का हम लोग अच्छे से क्लेरिफाई कर सके। हो सकेगा तो इससे ज़्यादा ही नंबर का इस चैप्टर से पुट अप किया जाएगा क्वेश्चन। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को डिफाइन करूँ। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों, मैं आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि
सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, चाहे जिस क्लास का, चाहे वो 9th क्लास का हो, चाहे वो 10th क्लास का हो, चाहे वो 11th क्लास का हो, ओके, चाहे वो 12th क्लास का हो, उस सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन उसको मिलती रहेगी, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। और आपके जो भी मित्र यार हैं आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आज पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन जैसे कि मेरी एक हैबिट है कि मैं किसी चैप्टर को पढ़ाते समय मैं सोचता हूँ कि बच्चों आपको सबसे पहले मैं चैप्टर को पढ़ाने से पहले उस चैप्टर के बारे में बहुत बेसिक काफ़ी ऐसे टॉपिक हैं जिनको बताना बहुत ही कंपलसरी है। इसीलिए मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं इस चैप्टर में आपको जितने भी बेसिक टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊं पहले। ओके, तो सो गाइज, फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है। ओके, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच, समझ में आ रहा बच्चों आपको? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, कंफर्म? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके, which deals with the study of coordination compounds. I repeat again about the definition of coordination chemistry. बच्चों एक्चुअली ऐसा है कि जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने से पहले आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले तो आपको केमिस्ट्री जानना जरूरी है कि केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री। ओके, तो वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने से पहले हमको आपको कंफर्म करना होगा कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है, तब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। ओके, तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को ही पढ़ेंगे। ओके, तो देखिएगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है। मैं रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन फिर से, मैं बहुत ही सिंपली तरीके से आपके लिए डेफिनेशन लाया हूँ। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री which deals with the study of coordination compound. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टडी करते हैं, वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मैं डेफिनेशन इस पर नहीं नोट करूंगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और हम रिक्वेस्ट करते हैं जो भी बच्चे हमारे स्कूल के हैं सारे बच्चे अच्छे से नोट कर लें इसको और अच्छे से कॉपी को मेंटेन रखें। और प्रैक्टिकल जब भी होगा या कुछ भी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो आपको ये सारे नोट्स मेंटेन होने चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन इसी से पुटअप किया जाएगा। जो एग्ज़ाम होंगे, इंटरनल एग्ज़ाम हो सकता है पेपर ना हो, तो पेपर अगर नहीं होगा बोर्ड का तो आपको जो मार्क्स दिया जाएगा वो इंटरनल एग्ज़ाम के बेस पे दिया जाएगा। इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से नोट्स मेंटेन करिए, जिससे इंटरनल एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। ओके, तो चलिए, तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में अच्छे से बता दिया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आई रिपीट अगेन अबाउट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। Coordination chemistry is the branch of inorganic chemistry which deals with the study of coordination compounds. ओके, तो बच्चों आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है। अब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बच्चों क्या पढ़ाई करेंगे आप लोग जानिएगा। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अब डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। ओके, तो डिस्कशन से पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको समझाऊँ, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करा दूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। ओके, तो देखिएगा आप एक छोटा सा एग्जांपल, तब हम डेफिनेशन को बताते हैं आप, क्योंकि मैं पहले डेफिनेशन बताऊंगा तो आपको एग्जांपल समझ में नहीं आएगा। ओके, एग्जांपल आप देख लेंगे तो डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगा एग्जांपल में। तो बच्चों जैसे कि मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। जैसे जब कभी भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस करते हैं तो ऐसे केस में सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें लर्न करनी पड़ती है। क्या चीज़ें, देखिएगा अच्छे से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग कैसे चेक करेंगे कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो मोस्टली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं बच्चों, वह उसमें सबसे पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है, जिसको आप दूसरे वर्ड में कह सकते हो बड़ा ब्रैकेट। क्या कह सकते हो, बड़ा ब्रैकेट। तो कुछ चीज़ें आप अच्छे से पहले जान लीजिए। जैसे कि आप देखेंगे, सपोज करिए कहीं ऐसा ब्रैकेट दिखा, ठीक है, कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में आपको ऐसा ब्रैकेट दिखा,
तुरंत आप जानिए कि वह कंपाउंड कोऑर्डिनेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग कैसे, अभी पूरी जब तक हम लोग कंफर्म नहीं करेंगे क्या क्या चीज़ें कोऑर्डिनेशन में होती हैं, तो मैं आपको एक अभी स्टार्टिंग का तरीका बता रहा हूँ कैसे हम लोग कंफर्म करेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। सबसे पहले कोई भी कंपाउंड दिया है, उस कंपाउंड में ये बड़ा ब्रैकेट लगा है तो समझ लीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन अभी हमें कुछ चीज़ें उसमें और भी सही से क्लियर करना होगा। जैसे कि आपको बड़ा ब्रैकेट दिखा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन हम इसे बड़ा ब्रैकेट नहीं कहते हैं, हम केमिस्ट्री के वर्ड में इसे कहते हैं बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आपको छोटा भी ब्रैकेट मिलेगा, ऐसे छोटा ब्रैकेट। तो छोटे ब्रैकेट को केमिस्ट्री के वर्ड में हम बोलते हैं बच्चों पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, ओके। तो आपको अच्छे से आना चाहिए बड़े ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट। अब दोबारा हम बड़ा ब्रैकेट नहीं बोलेंगे, मैं आपको समझाने के लिए बोल दिया। दोबारा हम जब भी बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट की बात करेंगे तो आपको तुरंत कंफर्म होना चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स होता है कैपिटल ब्रैकेट, ओके। और छोटे ब्रैकेट को कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को कहेंगे पैरेंथेसिस, ओके बच्चों। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, ये बेसिक चीज़ें थी। अब हम इसमें आपको कुछ चीज़ें और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप देखते रहिएगा। जैसे सपोज करिए बच्चों कि एक कंपाउंड में बना रहा हूँ, ठीक है। इस कंपाउंड में एक मेटल है, ठीक है। यहाँ पर जो बना है ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, ठीक है। इस नॉन मेटल का नाम हमने लिगेंड रख दिया है। क्या रख दिया है? लिगेंड। और इसके बाहर सपोज करिए कोई ग्रुप है, उस ग्रुप को भी मैंने नॉन मेटल बनाया, नॉन मेटल मैंने सेट किया और इसका भी नाम लिगेंड है, ठीक है बच्चों। मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, आप पहले अच्छे से समझिए। जैसे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में मैं आपको यहीं से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पहचानना है, ठीक है बच्चों। जैसे कि कहीं भी आपको बड़ा ब्रैकेट दिखा, बड़े ब्रैकेट में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इसका नाम स्क्वायर ब्रैकेट है, तो कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट दिखा, स्क्वायर ब्रैकेट की जैसे ही अंदर जाएंगे जो सबसे पहला आपको एलिमेंट मिलेगा वह एलिमेंट मेटल होगा। वह एलिमेंट क्या होगा? मेटल। और ये मेटल डी ब्लॉक का होता है। किस ब्लॉक का होता है बच्चों? डी ब्लॉक का मेटल माना जाता है और डी ब्लॉक का होता भी है। दूसरा, इस मेटल के बाद आप जाएंगे तो आपको नॉन मेटल से बना कोई ग्रुप या कोई एलिमेंट या कोई मॉलिक्यूल मिलेगा, ओके। तो जो भी नॉन मेटल से बना मॉलिक्यूल मिलेगा या कोई ग्रुप मिलेगा उसको हम कहते हैं लिगेंड, ओके। और यह लिगेंड आयनिक, यह लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ओके। यह लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है या यह लिगेंड आयनिक भी हो सकता है। आयनिक का मतलब हुआ कि, न्यूट्रल का मतलब हुआ कि बच्चों कि जैसे कि उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, उसकी वैलेंसी जीरो हो। आयनिक का मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट जो आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसा कोई ग्रुप होगा जो आयनिक, आयनिक आप बोलिए सबसे बढ़िया है, आयनिक होगा। आयनिक मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाला हो सकता है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन इस ब्रैकेट, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा, इसके बाद जो ग्रुप आएगा वो कभी मेटल नहीं आता है, आप ये भी जानिए, ठीक है। जैसे मैं आपको जो बता रहा हूँ बच्चों, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, ओके। चलिए, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ बच्चों कि जैसे कि फिर से एक बार आप अच्छे से देखिए। सबसे पहले आपको स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के जैसे ही आप अंदर जाएंगे जो सबसे पहला ग्रुप मिलेगा, जो सबसे पहला एलिमेंट मिलेगा वह एलिमेंट 100% मेटल होगा। उसके बाद जो आए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के जैसे ही बेटा अंदर चलेंगे तो वैसे ही जैसे जो पहला एलिमेंट मिलेगा स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद जो एलिमेंट आएगा वह मेटल होगा और वह एलिमेंट डी ब्लॉक का होगा, ये भूलना नहीं है, ओके। ये समझ में आ गया। इसके जस्ट बाद हम जाएंगे तो जो हमें ग्रुप या एलिमेंट या मॉलिक्यूल मिलेगा वो नॉन मेटल होगा, वो नॉन मेटल होगा, पक्का है नॉन मेटल होगा। इसके बाद उस नॉन मेटल को हम लिगेंड कहेंगे और यह लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है या आयनिक हो सकता है। आयनिक का मतलब या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाला हो सकता है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज होगा, ठीक है। ये लिगेंड जो नॉन मेटल यहाँ किया गया है, नॉन मेटल मीन्स लिगेंड,
यह लिगेंड सेम टाइप, ये यहाँ पे जो लिगेंड आएगा बच्चों, ये सेम टाइप का भी हो सकता है, ये डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। चाहे यहाँ पे सेम टाइप का लिगेंड होगा, चाहे यहाँ डिफरेंट टाइप का लिगेंड होगा। हम लोग अभी आगे एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो देख रहे हैं इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो यहाँ पे लिगेंड चाहे सेम टाइप का होगा, चाहे डिफरेंट टाइप का लिगेंड होगा। तो यहाँ पे जो लिगेंड होगा बच्चों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये डिफरेंट या सेम टाइप का हो सकता है। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा, पैरेंथेसिस भी क्लोज होगा, इस पैरेंथेसिस में स्मॉल ब्रैकेट क्लोज होगा, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा। इसके बाद आप जाएंगे बच्चों, तो इसमें जो आपको जो भी आप ये समझिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाद अगर आप जाते हैं तो हो सकता है कुछ भी ना मिले, कोई भी लिगेंड ना हो, ठीक है, कोई भी लिगेंड ना हो। लेकिन इसके बाद कभी मेटल नहीं आता है, आपको भूलना नहीं है, इसके बाद कभी मेटल नहीं आता है। स्क्वायर ब्रैकेट के एंड में कभी मेटल नहीं आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट के एंड में अगर वैसे अगर देखो कंपाउंड कई टाइप के होते हैं, हो सकता है कुछ कंपाउंड में यहाँ नॉन मेटल या लिगेंड दे, या हो सकता है कुछ कंपाउंड में यहाँ नॉन मेटल या लिगेंड ना दे। तो सपोज करिए यदि किसी कंपाउंड में नहीं देता है तो ठीक है, यदि देता है तो हमेशा नॉन मेटल ही मिलेगा, आपको नॉन मेटल ही मिलेगा। और नॉन मेटल लिगेंड के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होगा बच्चों? लिगेंड के फॉर्म में होगा। और बाहर का जो लिगेंड होगा, जो बाहर का लिगेंड होगा वो मोस्टली हमेशा कैसा होता है बच्चों? आयनिक होता है। कैसा होता है? आयनिक लिगेंड होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहता था, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें एक चीज और बचा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट के पहले देखो अंदर तो सबसे पहले जो होगा वो मेटल तो होगा ही, जो कि डी ब्लॉक का होगा। लेकिन कभी कभी बहुत सारे कंपाउंड ऐसे आते हैं बच्चों जो स्क्वायर ब्रैकेट के पहले भी कुछ मिल जाता है। तो पहले जो मिलता है वो हमेशा मेटल मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? मेटल। स्क्वायर ब्रैकेट के पहले अगर मिलेगा तो मेटल, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद मिलेगा तो नॉन मेटल। स्क्वायर ब्रैकेट के पहले मिलेगा तो मेटल, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद मिलेगा तो नॉन मेटल। यह नॉन मेटल लिगेंड के फॉर्म में होगा और हमेशा आयनिक मीडियम में। दूसरा, इस स्क्वायर ब्रैकेट के पहले यदि कुछ मिला तो मेटल हुआ, और इस मेटल को हम कहते हैं काउंटर आयन। ये आपको भूलना नहीं है। इस मेटल को, बाहर वाले मेटल, जो मेटल सबसे बाहर होगा इसे कहेंगे हम बच्चों, क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। काउंटर आयन, ठीक है। चलिए ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे ही आप अंदर जाएंगे वैसे जो सबसे पहला मेटल मिलेगा इसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल आइटम, ओके। और अंदर में जो होगा वो लिगेंड होंगे, वह लिगेंड सेम या डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं। बाहर में अगर होगा, यदि नहीं होगा तो कोई बात नहीं, यदि होगा तो वह नॉन मेटल होगा और हमेशा लिगेंड के फॉर्म में होगा और हमेशा आयनिक मीडियम में होगा। तो बच्चों ये चीज़ें अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हो। नोट करने के बाद अब मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, ओके। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं आपको बताने चल रहा हूँ, आप वीडियो को आप अच्छे से रोक के नोट कर सकते हो। मैं आगे चल रहा हूँ, बताऊँगा आपको कुछ चीज़ें इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपको देखना चाहिए। जैसे कि बच्चों आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या कि ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो भी आएगा वो हमेशा मेटल होगा, और किस ब्लॉक का होगा? डी ब्लॉक का होगा। ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो आएगा वो लिगेंड होगा, वो लिगेंड होगा, और ये लिगेंड मोस्टली नॉन मेटल का होता है और न्यूट्रल या आयनिक हो सकता है। इसके बाद जो आएगा, यदि आएगा तो ठीक है, यदि नहीं आएगा तो ठीक है, आएगा तो हमेशा ये भी लिगेंड ही माना जाता है। इसके बाद में जो आएगा लिगेंड ही माना जाएगा, और ये लिगेंड हमेशा मोस्टली आयनिक फॉर्म में होता है, ये भूलना नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताया कि यदि बाहर कोई मेटल आ गया तो ये मेटल को हमेशा कहते हैं काउंटर आयन, भूलना नहीं है। बाहर वाले मेटल को कहते हैं काउंटर आयन, ओके बच्चों, काउंटर आयन बोलते हैं, ठीक है। और अंदर वाले मेटल को कहते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सीएम में सेंट्रल मेटल एटम। तो बच्चों ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और इसमें ये इम्पोर्टेंट बताना है कि जो लिगेंड होते हैं, ये लिगेंड, बाहर वाले लिगेंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंदर वाले लिगेंड की बात कर रहा हूँ। जो अंदर में लिगेंड होता है बच्चों, इनर साइड में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो लिगेंड होता है, ये लिगेंड इस मेटल से हमेशा, समझिएगा, ये जो मेटल है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ बहुत अच्छे समझिएगा।
अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो लिगेंड होते हैं, ये लिगेंड हमेशा जो अंदर का मेटल है जिसका नाम है सेंट्रल मेटल एटम, इस मेटल से ये लिगेंड हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधा होता है, बाइंड होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंदर का जो लिगेंड है वो अंदर वाले मेटल से, अंदर वाले मेटल का नाम है सेंट्रल मेटल एटम जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है। इस मेटल से हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये लिगेंड अटैच होता है, ठीक है। अब आप सोचते होंगे सर बाहर का लिगेंड कैसे अटैच होता है? तो बाहर का लिगेंड बच्चों बाहर का जो लिगेंड होगा वो हमेशा आयनिक बॉन्ड से अटैच होता है। अच्छे समझ लीजिए बच्चों, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अंदर का जो लिगेंड होगा ये हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होता है सेंट्रल मेटल एटम से, लेकिन जो बाहर का लिगेंड है ये भी सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होता है। जो बाहर का लिगेंड है ये भी सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से नहीं अटैच होता है, ये अटैच होता है आयनिक बॉन्ड से। कौन बॉन्ड से बेटा? आयनिक बॉन्ड से। तो बट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें बेसिक हैं जो आपको आनी चाहिए, तो आप अच्छे से इसको नोट कर लो। ओके, तो मैं आपको फिर आगे बताता हूँ। तो बच्चों हमें लग रहा है कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं डेफिनेशन पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। तो डेफिनेशन इसी से बना हुआ है, इसी को देख के आप डेफिनेशन बता सकते हो। डेफिनेशन है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, समझिएगा अच्छे से, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अच्छे से नोट कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं फिर से देखिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम विच आर bounded by coordinate bond with the ligand. In another word you can say that about coordination compound. अच्छे से देखिएगा, coordination compounds are the compounds in which the central metal atom is linked to, central metal atom is linked to, किससे linked होता है बच्चों? सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड टू नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। देखिए ये सेंट्रल मेटल एटम नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ लिगेटिंग ग्रुप, नंबर ऑफ आयंस, जैसे ये आयनिक बॉन्ड से अटैच होगा। तो यहाँ पे ये आपको मैं फिर से डेफिनेशन एक बार फिर से बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम विच आर बाउंडेड विद ligand and this ligand which are behave like as neutral ligand or ionic ligand and another ligand, जैसे कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है ये भी ligand, जो आपको यहाँ ligand दिख रहा है बच्चों, ये जो ligand होगा ये भी अटैच होगा किसके द्वारा? बाई आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम कैसे बताएंगे डेफिनेशन कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और दोज कंपाउंड इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम विच आर लिंक्ड टू, अ सेंट्रल मेटल एटम विच आर लिंक्ड टू नंबर ऑफ लिगेंड्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ओके, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके बच्चों, तो मैं आपको फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड टू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो फिर से मैं वही चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम विच आर लिंक्ड टू नंबर ऑफ लिगेंड्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। तो आप वही चीज़, एक ही चीज़ हुई, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम विच आर बाउंड विद, या ऐसे आप बताइए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम विच आर लिंक्ड विद लिगेंड्स एंड लिगेंड्स विच आर लाइक एज न्यूट्रल और आयनिक लिगेंड्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि जो लिगेंड है ये लिगेंड आयनिक या न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन चाहे जो होगा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होगा सेंट्रल मेटल एटम से। तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो आई रिपीट अगेन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम इज linked to a number of ions or neutral molecules by coordinate bond. This is called coordination compounds. तो बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं और एग्जांपल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल जैसे है बच्चों टेट्रा कार्बोनिल निकल, क्या दिया है देखिएगा,
दिया है टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल। तो बच्चों ये एग्जांपल है, और ये तो नेम में मेंशन है, मैं इसको थोड़ा सा वर्ड में बनाता हूँ, टेट्रा कार्बोनिल निकल। ठीक है, तो टेट्रा कार्बोनिल देखिएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा मीन्स 4, कार्बोनिल मीन्स CO, तो आप पहले CO नोट कर लो, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा कार्बोनिल निकल, निकल मीन्स Na। ओके, तो ये बच्चों बन के आपका रेडी हो गया, ये हुआ टेट्रा कार्बोनिल निकल। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हमको आपको थोड़ा देखना है कि यहाँ पर जो हमने नोट किया है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें ध्यान देना है। जैसे कि क्या ध्यान देना है बच्चों, मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए, आपको चेक करना है ये कंपाउंड कैसा है। तो हम लोग अगर कंपाउंड चेक करते हैं तो थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे तरीके से एक दो चीज़ें बहुत केयर करनी पड़ेगी, सारी नहीं, केवल एक दो चीज़ें। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, तो तुरंत आप पहचान लीजिए दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद जो मेटल आ रहा है, इसका नाम है सेंट्रल मेटल एटम। ये सेंट्रल मेटल एटम हुआ, मैंने आपको बताया कि इसके जस्ट बाद जो मेटल आएगा वो सेंट्रल मेटल एटम का हो, सेंट्रल मेटल एटम होगा। और ये सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक का होगा। किस ब्लॉक का है बेटा? डी ब्लॉक का। इसके बाद जो ग्रुप आएगा या कोई मॉलिक्यूल आएगा वो न्यूट्रल या आयनिक मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल होगा। तो मैं आपको बताया कि सेंट्रल मेटल एटम के बाद जस्ट जो आता है वो नॉन मेटल ग्रुप होगा। तो देख लीजिए CO, ये दोनों नॉन मेटल हैं, ठीक है। और C कार्बन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, दोनों मिलकर बना है CO मीन्स कार्बोनिल ग्रुप। ओके, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। अभी मैं आपको बाद में अभी तो आप बेसिक पढ़ रहे हो, अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा कौन कौन न्यूट्रल लिगेंड होता है, कौन कौन आयनिक लिगेंड होता है। ठीक है, लिगेंड कितने टाइप के आपको अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। लिगेंड बेटा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, न्यूट्रल भी होता है। लिगेंड 3 कैटेगरी में डिवाइड है, पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड। तो यहाँ पर अभी ये न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। और बाहर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आयनिक लिगेंड। यहाँ पे बाहर जो हमारा लिगेंड है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं है, इसका मतलब काउंटर आयन भी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। और एक बात और, सबसे मैं सिंपल आपको एक चीज़ इसमें बताने चाह रहा हूँ। जैसे आपको Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है उसको X मान लिया जाता है। सपोज करिए बच्चों Ni का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हुआ, ठीक है, तो आप लिखेंगे लेट ऑक्सीडेशन नंबर, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल बी X। मान लीजिए कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल बी X, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर X है, तो आप लिखिए X प्लस CO न्यूट्रल लिगेंड है बच्चों, बता रहा हूँ न्यूट्रल लिगेंड की वैलेंसी हमेशा 0 होती है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी जो आगे आएगा तो उसमें बताऊंगा न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन है, और सभी न्यूट्रल लिगेंड की वैलेंसी 0 होती है। तो CO की वैलेंसी यहाँ 0 हो जाएगी, इंटू कितना है 4 कर दीजिए, इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू 0, इट मीन्स निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो बच्चों ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसमें कितना आप देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना दे रहा हूँ। Ni है बेटा, तो Ni जो है, Ni के चारों साइड में क्या है? कोबाल्ट है। सॉरी, वेरी रियली सॉरी, दिस इज नॉट कोबाल्ट, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो सपोज करिए कि मैं कार्बोनिल नोट कर रहा हूँ, 1 कार्बोनिल, 2 कार्बोनिल, 3 कार्बोनिल और 4 कार्बोनिल, ठीक है। तो देखिएगा अपने ही लोन पेयर से कार्बन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा इससे, ऐसे ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, और ऐसे ये भी कार्बन अपने ही लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, और ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। तो बच्चों इस हिसाब से जितने भी लिगेंड होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, वो सारे लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं विद द सेंट्रल मेटल एटम। दिस इज सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की यही डेफिनेशन पढ़ा। क्या पढ़ा? कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच a central metal atom which are linked to a number of ligands, and this type of ligand which are behave like as neutral or ionic। तो ये लिगेंड बिहेव कर सकते हैं इस टाइप के कुछ ऐसे ही एग्जांपल में। तो मैंने तो न्यूट्रल लिगेंड है, मैं बताना चाह रहा हूँ ऐसे ही अगर कुछ इसको एक्सेप्ट करके कुछ और भी बहुत सारे लिगेंड है जो आयनिक लिगेंड है, तो वो लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं, लेकिन वो सारे लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो गाइज
आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप अच्छे से इसको नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने चल रहे हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, आप जल्दी से इसको नोट करो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, चलिए बच्चों, हम लोग अब अच्छे से नोट करते हैं। ठीक है, हम लोग अच्छे से नोट कर लिए होंगे आप अच्छे से। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है आप अच्छे से देखिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर आप पढ़ रहे हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा नंबर के IIT एंड नीट में भी पूछा जाता है। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से तैयार करो, जिससे आपको बहुत सारे एग्जाम में, अगर आप IIT की तैयारी करते हो या नीट की करते हो, तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। इसलिए आप अच्छे से नोट किए रहेंगे तो कभी हमेशा आपको काम आएगा ये। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो है टॉपिक है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन, चलिए ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, ध्यान देना आपको, कॉम्प्लेक्स आयन। एक चीज़ और, मैं इसमें सबसे छोटा एक टॉपिक था उसको बताना मैं भूल गया, आप अच्छे से देख लीजिए। एक होता है बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बच्चों, ये टॉपिक है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बहुत सिंपल है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में सेंट्रल मेटल एटम होता है और यहाँ पे लिगेंड होते हैं। ठीक है, ये लिगेंड आयनिक या न्यूट्रल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो समझिएगा, यहाँ पे कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में मेटल और लिगेंड जितने भी हैं, इन सभी को मिलाकर कहते हैं, इस सभी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितने मेटल और कितने लिगेंड हैं, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जितने मेटल और जितने लिगेंड होंगे उनको देख लीजिए, उतने ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल एंड लिगेंड माने जाएंगे। तो बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसी स्क्वायर ब्रैकेट को मिलाकर अंदर में जितने टर्म होते हैं उन सबको, जैसे कहता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इतने मेटल एंड नॉन मेटल हैं या इतने लिगेंड हैं, तुरंत जान लीजिए कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जितने मेटल या नॉन मेटल लाइक एज लिगेंड्स विच आर न्यूट्रल और आयनिक, जो भी होंगे अंदर में, उस सारे मेटल और लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंतर्गत में आते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं। तो बच्चों, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है। फिर भी मैं आपको आगे इसको बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में आप थोड़ी सी डिफिनीशन जल्दी से नोट कर लो। मैं बोल दे रहा हूँ, नोट कर लो। मैं बोल रहा हूँ बच्चों, लिखो, इफ द स्पीसीज फॉर्म्ड बाय लिंकिंग ऑफ अ नंबर ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम इफ विच है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। चलिए, इसका मतलब पहले समझ लो भाई, तभी नोट करो। पहले कॉम्प्लेक्स आयन की बात आप समझो भाई, तब नोट करो, नहीं मज़ा नहीं आएगा। कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तब मज़ा आएगा बच्चों। ये क्या कह रहा है बात समझिए। जैसे कि कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इनर साइड में सेंट्रल मेटल एटम होगा और यहाँ पे कोई लिगेंड होगा। ठीक है, तो कहता है कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब ये बड़े ब्रैकेट को लेकर अंदर तक। ठीक है, अब बड़े ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज करेंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज होगा। ओके, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट ही पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके ऊपर अगर कोई चार्ज करेंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज होगा। तो कहता है कि कॉम्प्लेक्स आयन बताता है, कॉम्प्लेक्स आयन में हम लोग पढ़ते हैं कि जब कभी भी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको मालूम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो प्लस या माइनस का चार्ज आता है, ठीक है, और इस चार्ज को इंक्लूड करके जो हम कंपाउंड नोट करते हैं उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। और एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे ही देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कंपाउंड है। सपोज करिए कोई भी कंपाउंड है, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है, तो कुछ न कुछ चार्ज है ना, तो इसका मतलब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर चाहे प्लस का चार्ज है या चाहे माइनस का चार्ज आ जाए, तो वैसे कंपाउंड को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, समझ में आ गया होगा बच्चों। कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेके इसमें कुछ एग्जाम्पल डेवलप करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं बच्चों की दिया है FeCN का होल 6। ठीक है,
चलिए देखते हैं इसके ऊपर कितना चार्ज आता है, प्लस या माइनस का। बेटा देखिएगा, Fe का 2 स्टेट होता है, Fe का 2 स्टेट होता है बच्चों। कभी कभी Fe के ऊपर 2+ का चार्ज होता है और कभी कभी Fe के ऊपर ट्रिपल+ का चार्ज होता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि Fe एक मेटल है, एक क्या है बेटा, मेटल है, और जो किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का, जो कि डी ब्लॉक का मेटल है, ये समझ में आना चाहिए। Fe एक मेटल है जो कि डी ब्लॉक का है, और डी ब्लॉक के जितने भी मेटल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा वेरिएबल होता है। क्या होता है बच्चों? वेरिएबल। फिर से देखिए, Fe एक मेटल है जो कि डी ब्लॉक का है, और डी ब्लॉक में जितने भी मोस्टली मेटल होते हैं वो सारे मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है। तो बच्चों ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ जिससे क्या हो कि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो, और बेसिक से लेकर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसलिए बच्चों आपको आना चाहिए कि हम लोग देख रहे हैं कि Fe भी डी ब्लॉक का है तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होगा। तो एक बार Fe की वैलेंसी 2+ और एक बार Fe की वैलेंसी ट्रिपल+। जब कभी भी किसी भी एक एलिमेंट की 2 टाइप की वैलेंसी शो होती हो तो जिसके ऊपर कम चार्ज होता है उस पर अस ग्रुप लगता है, और जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा, मैक्सिमम चार्ज लगेगा, तो उसमें लगेगा 1। ठीक है, उसमें एक ग्रुप लगेगा। जैसे Fe के ऊपर 2+ है तो अस लगेगा, इसका मतलब इसका नाम होगा फेरस, अस लगा ना। ज्यादा चार्ज होगा तो इक लगेगा, जैसे फेरिक, तो समझ में आ गया होगा, फेरस फेरिक। तो यहाँ मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ बच्चों आपको। यहाँ मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि ये कह रहा है कि Fe, यहाँ पे आप देखिएगा अच्छे से, जैसे कि ये कह रहा है बच्चों कि दिया है FeCN का होल 6, ये है। अब हमको आपको चेक करना है कि इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। तो बेटा मोस्टली जो जनरली Fe की वैलेंसी होती है वो होती है +2। जनरली Fe की वैलेंसी क्या होती है बच्चों? +2। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ आयरन की वैलेंसी +2 है, और हमको आपको मालूम है कि साइनाइड भी एक लिगेंड है, और साइनाइड के ऊपर हमेशा -1 का चार्ज आता है। तो बच्चों साइनाइड के ऊपर हमेशा कैसा चार्ज आएगा? -1 का चार्ज आएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा साइनाइड के ऊपर -1 का चार्ज है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइनाइड के ऊपर एक साइनाइड, 1 साइनाइड कंटेन 1 माइनस चार्ज, एक साइनाइड पे 1 माइनस का चार्ज है। तो यहाँ पे टोटल साइनाइड की संख्या कितनी है बच्चों? 6। यदि 1 साइनाइड कंटेन 1 माइनस, देन 6 साइनाइड कंटेन 6 माइनस। हमारे पास टोटल प्लस कितना है? टोटल 2+ है। तो 2+ कितने माइनस को बैलेंस कर देगा? केवल 2 माइनस को बैलेंस करेगा। 2+ के 2+ जो है बच्चों ये केवल 2 माइनस को ही बैलेंस कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से 2 माइनस निकल जाता है, फिर भी यहाँ 4 माइनस बच जाएगा। और जो माइनस का चार्ज बच जाए, चाहे माइनस का चार्ज बचे चाहे प्लस का चार्ज बचे, बैलेंसिंग के बाद जो बच जाएगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर लग जाएगा। कहाँ लग जाएगा? ऊपर। यदि यहाँ प्लस की संख्या ज़्यादा होती, बच्चों समझिएगा, यदि प्लस की संख्या बढ़ती तो हम ऊपर, जितना ज़्यादा प्लस बढ़ा होता, बैलेंसिंग के बाद जितना बचा रहता प्लस उतना हम ऊपर लगा देते, या माइनस की संख्या जितना ज़्यादा होगी, जितना बैलेंसिंग के बाद बचेगा उन सभी माइनस या प्लस को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर लगाते हैं। तो यहाँ पे 4 माइनस हमारे पास रिमेनिंग है, इसलिए हम इसको कहाँ लगा देंगे? ऊपर। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। और आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें कि आप देख रहे हैं कि ये कंपाउंड में मैंने कैसे बैलेंसिंग मेंटेन कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और बहुत केयर करना है। ये मैंने कंपाउंड तो बना दिया, मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स आयन। मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव का चार्ज है। तो मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चाहे प्लस या माइनस किसी का चार्ज आ जाए तो इस पूरे को कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल और दिखाऊंगा, आप लोग बताएंगे अब की बार कैसा क्या होगा। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा एग्जांपल कॉम्प्लेक्स आयन में। कॉम्प्लेक्स आयन में जैसे बच्चों दिया है, आप अच्छे से देखिएगा, जैसे दिया है CuNH3 का होल 4। चलिए ठीक है, इसको हम लोग चेक करते हैं। CuNH3 का होल, भाई कापर भी आपको मालूम है, कापर
कापर भी 2 टाइप का, कापर भी डी ब्लॉक का मेटल है, तो ये भी, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होगा। तो कभी कभी कापर के ऊपर सिंगल प्लस का चार्ज आता है, कभी कभी कापर के ऊपर बच्चों 2 प्लस का चार्ज आता है। जब कापर के ऊपर सिंगल प्लस का चार्ज आएगा तो इसका नाम होता है क्यूप्रस। क्या नाम होता है बच्चों? क्यूप्रस। और जब 2 प्लस ज़्यादा चार्ज होगा तो इक लगेगा, इसका नाम होगा क्यूप्रिक। क्या नाम होगा बच्चों? क्यूप्रिक। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सपोज करिए यहाँ कापर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और ये जो हमने लिगेंड यहाँ पे लिगेटिंग ग्रुप है, जो यहाँ पे लिगेंड का ग्रुप है, इसको हम कहते हैं लिगेटिंग ग्रुप। तो जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप एक लिगेंड है और ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बच्चों? न्यूट्रल लिगेंड। ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड की जो वैलेंसी होती है ये हमेशा 0 होती है। आपको बोलना नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड, कोई भी न्यूट्रल लिगेंड है उसकी वैलेंसी 0। तो देखिएगा, कापर को हमें बैलेंस करना है इसके साथ। तो हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे बच्चों? देखिएगा हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। आप यहाँ पे आ जाइए, देखिए ये हमारा कापर है, कापर की वैलेंसी +2 है, लेकिन यहाँ पे NH3 है। NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी वैलेंसी 0 है। तो भाई प्लस माइनस से बैलेंस होगा, 0 से बैलेंस नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारे पास जो लिगेंड है इसकी वैलेंसी कुछ नहीं है, 0 है। अब हमें जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे तो दिया है CuNH3 का होल 4, ठीक है। तो यहाँ बात ये आ जाती है कि Cu इससे तो बैलेंस है नहीं, क्योंकि इसकी वैलेंसी 0 है। तो Cu का +2 चार्ज बचा हुआ है। तो जो चार्ज बचा है, ठीक है, बैलेंसिंग के बाद जब इससे बैलेंस, इससे जो है कापर जो है इससे कोई आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहा है। कापर इससे जो बॉन्ड बनाएगा वो केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन, जितने, मैं आपको एक अभी एग्जांपल दे दूंगा। जैसे यहाँ ये बन गया, अब यहाँ पे कितना चार्ज बचा? +2, तो +2 आप ऊपर लगा दिए। तो जब कभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये बड़ा ब्रैकेट को लेकर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जब कभी बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्लस का चार्ज हो या माइनस का चार्ज हो आएगा, तो इसी को हम कहते हैं दिस कंपाउंड बिहेव लाइक एज कॉम्प्लेक्स आयन, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। तो बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल और है, आप देख रहे हैं AgCN का होल ट्वाइस, ठीक है। साइनाइड पे बच्चों आप जानिएगा AgCN का होल ट्वाइस, तो Ag की बैलेंसी होती है +1, और एक साइनाइड कंटेन, यहाँ पे देखिएगा 1, यहाँ पे साइनाइड है, साइनाइड की बैलेंसी -1 है। कितनी साइनाइड है? 2, तो 2 माइनस हो जाएगी, तो समझिएगा। तो भाई यहाँ पे बात ये हो रही है कि AgCN का होल ट्वाइस में कितना चार्ज आएगा? इसकी वैलेंसी +1 और इसकी वैलेंसी -2। तो यहाँ पर 1 + 1 ही माइनस को बैलेंस करेगा, फिर भी आपके पास एक माइनस रिमेनिंग रहेगा। तो जो माइनस रिमेनिंग है उसी को हम कहाँ लगा देंगे? पावर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस, तो ये आप इस प्रकार से हम लोग चार्ज को लगा सकते हैं, बैलेंसिंग के बाद हम दिखा सकते हैं। और देखिए जैसे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज आएगा, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो ये पूरा ग्रुप कहलाएगा कॉम्प्लेक्स आयन। क्या कहलाएगा बच्चों? कॉम्प्लेक्स आयन। सो स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन आर दोज टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स which have positive और negative charge on the coordination sphere। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो पॉजिटिव या नेगेटिव का चार्ज आता है, ठीक है, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव का चार्ज आएगा तो उस टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। सो गाइज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जो बच्चे डेफिनेशन नोट करना चाहते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप अच्छे से नोट कर लो। मैं बोल दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स आयन की डेफिनेशन। इफ द एस, फिर से नोट करिएगा, हेडिंग पहले नोट कर लीजिए कॉम्प्लेक्स आयन, और डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, एग्जांपल मैंने दिखा दिया आपको। तो डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए कॉम्प्लेक्स आयन की। तो बच्चों नोट करिए, इफ द स्पीशीज फॉर्म्ड बाय लिंकिंग ऑफ अ नंबर ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम, इफ विच have positive or negative charge on the coordination sphere, it is called complex ion। So I hope बच्चों आपको जो चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ वही चीज़ बता रहा हूँ। If the species formed by linking of number of ions or molecule, एक ही चीज़ हो रही है डेफिनेशन, जो मैंने डेफिनेशन बताया वही चीज़ है कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या है। तो कहता है कि कॉम्प्लेक्स आयन में कि
कॉम्प्लेक्स आयन आर दोज टाइप ऑफ, मैं दूसरे सिंपल वर्ड में आपको बता दे रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स आयन आर दोज टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड which contain positive or negative charge on the coordination sphere and this type of compounds are called coordination complex ion. ओके, तो गाइज आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। ओके, तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्स आयन को अच्छे से प्रूव किए। सो गाइज टुडे इज इनफ, आज के लिए इतना बहुत है। अब हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक कल लेके आएंगे और तब तक के लिए थैंक यू। और आप अच्छे से वीडियो को जो भी मैंने पढ़ाया खूब अच्छे से नोट करिए, अच्छे से आपको देखेंगे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको दोबारा कोई भी टॉपिक इसमें से भूलेगा नहीं। सो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, और एक रिक्वेस्ट और भी है कि आपके जो भी मित्र, फ्रेंड्स, जो भी यार हैं, आपके फ्रेंड्स हैं और जो भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं, वह भी बच्चे अच्छे से देख सकते हैं। ओके ओके बच्चों, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, गुड नाइट।